नमस्कार, कैसा आप सभी नीट एक्सप्रेस बैच के माध्यम से अपने समस्त 11 और 12 के सभी अध्यायों का रिवीजन कर रहे हैं। और आप लोगों का साथ में कोई एग्ज़ाम भी है और इधर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो में लेट हुई हैं और कंटेंट भी बनाने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें देर में चल रही हैं। और अब उम्मीद भी नहीं है कि आपको 7 मई से पहले मैं पूरा कंप्लीट करा पाऊँ। 11-12 पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये आप भी समझ चुके हो, आप भी इतना एक्सपर्ट हो। तो अभी 11 तो लगभग कंप्लीट है और 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो ख़त्म कर दूँ। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट बनेगा, वैसे तो मैं अभी प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर जो बचा हुआ है पादप वृद्धि और प्रवर्धन, तो उसको कराने के बाद आपके जो क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, तो इन्हें मैं ख़त्म करूँगा पहले, और उसके बाद अगर समय मिलता है तो आगे कंटिन्यू करूँगा। और नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकदम भरोसे बैठ के मत रहना, जितना हो सके आप भी खुद से रिवाइज़ करते रहिए सारी चीज़ों को, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि इन चीज़ों को बनाने में टाइम लग रहा है और अभी समय और लगेगा। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब आप खुद सोचो कि 2 साल का जो कोर्स होता है उसको 48 दिन में कैसे कंप्लीट किया जाए। मैंने पूरी कोशिश की, अपना जितना एफर्ट देना था दे दिया मैंने, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल नहीं था। तो कोई बात नहीं, आपने लगभग अभी देखा जाए तो आपका 20 चैप्टर्स है, यानी आप 50% से ऊपर पहुँच चुके हो। 50% से ऊपर आपका रिवीजन हो चुका है और इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा 70 से 80% आपकी तैयारी पूरी तरीके से करा दूं। बाकी 20% का आपकी जिम्मेदारी होगा। एनसीईआरटी से पढ़ना, एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी मत जाना। मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन आपको नीट में उसी से मिल जाएंगे। तो आप क्लास 12th में कुछ ज़्यादा चैप्टर्स बचे हुए हैं, आपको एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें पढ़नी है। आप उसको पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए और आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए, देर न करते हुए आज का जो लेक्चर है 21, जिसमें आपको बताया जाएगा पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है और 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स होते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये श्वसन का महत्व क्या होता है। आपने मनुष्यों वाला पढ़ा है, मनुष्य में श्वसन का महत्व क्या होता है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं, खाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उससे हमें आखिरकार एनर्जी कैसे मिलती है। तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन लेना, रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है कोशिका में, उसे हम कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यही श्वसन है, यानी कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं श्वसन के माध्यम से। वो माध्यम क्या होता है? ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, जिसके माध्यम से उत्पन्न होता है एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा। वही यहाँ पर बताया गया कि पौधों में भी इसी प्रकार से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट में ही आपका आता है ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है वही इस अध्याय में आपको बताया जाएगा, जिसे हम श्वसन कहते हैं। तो ये ग्लाइकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यही आपका रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी ऑक्सीजन का कोशिकाओं में पहुंचना, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उसके माध्यम से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, उससे एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न होना ही श्वसन कहलाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया है, क्योंकि ये बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस में होते हैं, यानी इनमें बहुत सारे क्रमिक अभिक्रियाएं होती हैं। वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यह कह रहे हैं कि निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, यूकैरियोट में, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन कोशिका, द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सिर्फ यूकैरियोट की बात की जा रही है। अब आप सोचोगे कि प्रोकैरियोट में कैसे होता है? तो देखो, प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो प्रोकैरियोट में कोशिका द्रव्य में ही उनका श्वसन होता है। तो
तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लगा दिए, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि केवल यूकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, चाहे पौधे हों चाहे मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पर हम पौधे की बात करेंगे, पौधे भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, हम लोगों में भी यूकैरियोटिक सेल होता है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। प्रोकैरियोट जो सेल है पौधे में, उसकी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलाकर श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कोशिका द्रव में और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं यानी कार्बन कार्बन आबंध के, यानी वही जो कॉम्प्लेक्स अणु बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यानी कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट, के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होना ही श्वसन या रेस्पिरेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे हम श्वसनीय क्रियाधार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में, अब वही चीज़ आपको बता रहे हैं, सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ग्लूकोज वाला समझ जाओ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका रिएक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा है C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी, है ना, यही तो होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, देखो ऑक्सीजन किसका ऑक्सीकरण कर रहा है, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यही श्वसन कहलाता है। वो कह रहे हैं कि वो यौगिक जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम श्वसनीय क्रियाधार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। बताओ इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ग्लूकोज क्या है, श्वसनीय क्रियाधार है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। सामान्यतया या हम कह सकते हैं मोस्टली आपका श्वसनीय क्रियाधार यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होना है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जैसे प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, वसा, ये भी कभी कभी क्रियाधार का काम करते हैं और इनसे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन पौधों में कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा, कार्बनिक अम्ल, इनके भी ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है क्या, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी ये भी श्वसनीय क्रियाधार की तरह कभी कभी कार्य करने लगते हैं कि कब, विशेष परिस्थितियों में। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती, यानी ग्लूकोज में जो भी संचित ऊर्जा है वो एक साथ मुक्त नहीं होती। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, ये सिंपली ऐसे ही नहीं हो जाता कि ग्लूकोज सीधे ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण किया और ये सब बन गया, नहीं, अभी इसमें बहुत सारे स्टेप है। अभी इसका होगा ग्लाइकोलाइसिस, फिर ये ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन होते हैं, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद होगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद होगा अन्य स्टेप, उसके बाद जाकर आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं और इतने सारे रिएक्शंस होने के बाद तब जाकर C6H12O6 से इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है। क्लियर है बात? तो कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती, ये एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में एकत्रित होती है। रासायनिक ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है, ATP के रूप में एकत्रित होती है। जहाँ यहाँ समझ लेना आवश्यक है कि श्वसन में ऑक्सीकरण दौरान निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, यानी इस जो अभिक्रिया हो रही है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सीधे ही प्रयोग में नहीं लाई जाती, बल्कि ATP के रूप में संचित की जाती है। ATP के रूप में वो संचित की जाती है और जब उस ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वही ATP ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटकर उसे ऊर्जा देती है। यानी हम कह सकते हैं कि हम अभी देखो, हम तुम्हारे लिए वर्क कर रहे हैं, YouTube हमें पैसा दे रहा है, हम वर्क कर रहे हैं तो उसका हमें तुरंत खाना नहीं मिल रहा है। समझना बात को, हम वर्क कर रहे हैं तो उसका तुरंत हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें YouTube पैसा देगा, पैसे के रूप में मिल रहा है। तो पैसा क्या है, ATP है। वही चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसे सीधे उपयोग में नहीं ली जा रही है, किस रूप में, ATP के रूप में ली जा रही है। अब मुझे पैसा मिला, ठीक है, अब मुझे जो भी चीज़ें खाना होगा, खाना खाना है या कुछ भी खाना है तो मैं पैसे से खाना खाऊंगा,
तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर वही एटीपी यूज की जाती है कि एटीपी आओ और हमें ऊर्जा दो, तो एटीपी उसे ऊर्जा देता है। यानी जो भी ऊर्जा मुक्त होती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से वो सीधे उपयोग में नहीं लाई जाती, बल्कि एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आती है। इस ऊर्जा की जब भी आवश्यकता होती है, जहाँ पर भी आवश्यकता होती है, पौधे के किसी भी भाग में आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ पर टूट जाती है और उसे ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। इस कारण एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी का कार्य करती है। देखो एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं, मैंने वही बात आपको करेंसी वाली के फॉर्म में समझा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब यूट्यूब वहाँ से मुझे खाना नहीं देगा कि तुम भूख लग गई होगी, खाना ले लो, लस्सी ले लो, जूस ले लो, तो ये तो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, मुझे उस ऊर्जा के फॉर्म में क्या देगा, पैसा देगा। पैसा तो सबसे बड़ा ऊर्जा हो गया, तो इसी तरीके से एटीपी सबसे बड़ा ऊर्जा हो गया, तो वो हमें पैसा देगा। जब भी हमें ज़रूरत होगी, हमें जो चीज़ खानी होगी, हम खा पी लेंगे। समझ में आया बात। संचित करना होगा तो उस पैसे को हम ले जाके बैंक में जमा कर देंगे। तो वैसे ही ये एटीपी भी अपने इस ऊर्जा को संचित किए रहती है, जब ज़रूरत पड़ती है तब उसे खर्च करती है। इसीलिए एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। श्वसन के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो श्वसन के दौरान जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें आने वाला जो नया कार्बनिक पदार्थ बनेगा, तो वो किससे बनता है, पुराने वाले कार्बनिक पदार्थ से। यानी जो भी सबस्ट्रेट टूटता है दूसरे सबस्ट्रेट में, तो तीसरा सबस्ट्रेट दूसरे वाले से ही बनेगा। वही कहने का मतलब है, पूर्वगामी से ही बनते हैं। अब कह रहे हैं क्या पादप सांस लेते हैं, तो इसका कोई भी उत्तर परोक्ष रूप से नहीं दिया जा सकता, डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, क्योंकि पौधों के पास कोई भी श्वसन अंग नहीं होता। जैसे हम लोगों के पास श्वसन अंग है, सांस ले रहे हैं, फेफड़ा काम कर रहा, तो फेफड़ा निकाल दोगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो वैसे ही पौधों में ऐसा कोई अंग नहीं है कि जिसको हम निकाल लें और उसमें सांस लेना बंद कर दें। तो पौधों में हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सांस डायरेक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं होता। पौधों में सभी आप देखोगे जहाँ पर भी श्वसन की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर जीवित कोशिकाएं हैं, वे वातावरण के संपर्क में होती हैं, तो उन्हें उसी माध्यम में वातावरण से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलता रहता है। आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण में स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। साथ ही अगर हम तने की बात करें तो तने में भी रंध्र होते हैं, जिसे हम वातरंध्र कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं, उसके माध्यम से भी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर पौधों में इन छिद्रों के माध्यम से जाते रहते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट और है इन पौधों के पास, वो क्या, आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, तो उस ऑक्सीजन का भी तो उपयोग ये कर सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में। इसीलिए ये सब रीजंस हैं कि इनके पास कोई श्वसन अंग नहीं होता, क्योंकि इनके समस्त कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में इन गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। लंबी दूरी का आदान प्रदान नहीं होता, जिसको चाहिए वो सतह के पास ही रहती हैं। जिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो सतह के पास ही होती हैं, और इस प्रकार से इनमें श्वसन होता है। श्वसन अंग इनमें नहीं पाए जाते। तो पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पौधों में ऐसी व्यवस्था होती है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु क्या होते हैं, रंध्र और वातरंध्र होते हैं। तो रंध्र कहाँ होती हैं, पत्तियों में, वातरंध्र कहाँ होते हैं, तने में। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पौधों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है, यानी उसे कौन सी गैस चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, उसका प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक भाग इस बात का ध्यान रखता है। दूसरा, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लगा दोगे। जैसे हम लोगों में तो गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, और लेकिन इन लोगों में एक दूसरे भागों में गैसों का आदान प्रदान बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग भी नहीं होती। गैसों के आदान प्रदान की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं होती पौधों में। पौधों के विभिन्न भागों में, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनमें श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होती है। इस बात को भी अंडरलाइन कर लो कि पौधों में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से होती है। अब देखो, जो पौधे का जड़ है वो जड़ कहाँ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई किसी भी गैस का एक्सचेंज कहाँ से करेगा, मृदा से करता है। इसीलिए कहते हैं कि मृदा में वायु भी होनी चाहिए, और आपने पढ़ा भी है कि वायु होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें, तना है,
तने में वातरंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, पत्ती में रंध्र के माध्यम से। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। यानी अगर हम बात करें गैसों के आदान प्रदान के बारे में, तो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिस दौरान सबसे ज़्यादा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, श्वसन में नहीं। तो आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होता है ज़्यादा, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? तो आप क्या बताओगे? प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, जब कोशिका श्वसन करती है ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने आपको बताया, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। रिएक्शन आपने पढ़ा ही है, 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6O2 + H2O, है ना? यही तो था, नहीं H2O नहीं, 6O2 बस। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पौधों में गैस अधिक दूरी तक विसरित नहीं होते। पौधों में प्रत्येक सजीव कोशिका पौधों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यानी अगर हम सजीव कोशिका की बात करें, पौधों की जो सजीव कोशिका है जिनमें रेस्पिरेशन होनी है, पौधों की मृत कोशिका में तो रेस्पिरेशन होता नहीं है, श्वसन होता नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो जितनी भी सजीव कोशिका हैं जिनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है वो पौधों की सतह पर ही पाए जाते हैं। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। तना में सजीव कोशिकाएं छाल और छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती है। अगर हम तने की बात करें तो तने में छाल सजीव कोशिकाएं, छाल के नीचे पतली जो परत है वो भी सजीव कोशिकाएं, उसके बाद मोटी परत होती हैं जो कि मृत होती हैं, ठीक है। अब इन बात करें कि तने में जो छाल है या छाल के नीचे पतली सतह है उनमें छिद्र होते हैं जिन्हें हम वातरंध्र लेंटिसेल्स कहते हैं। अगर हम भीतर की कोशिकाओं की बात करें तने की, तो तने की भीतर की कोशिकाएं मृत होती हैं, वो सिर्फ यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, यानी मैकेनिकल सपोर्ट का प्रदान करती हैं। जैसे अब इसी स्क्रीन को देखें तो स्टैंड पर खड़ा है ना, तो वैसे ही पौधा जिस स्टैंड पर खड़ा होता है वो उसका मृत भाग होता है, यानी पौधे का जो तने का अंदरूनी भाग है वो मृत भाग होता है जो सिर्फ यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अतः पौधों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में रहती है। यह पैरेन्काइम कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं जो कि वायु रीतिकाओं में के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी संरचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो तो रिएक्शन यही वाला बताया ही है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ऊर्जा, जल के साथ ऊर्जा निकलती है जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है, सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। ये बात तो मैंने बताया है, जो भी ऊर्जा निकलती है उसका 70% भाग ऊष्मा के रूप में विसर्जित हो जाता है। केवल 30% संचित हम ऊर्जा कर सकते हैं ATP के रूप में। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। पौधे कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के उपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में ना निकल पाए, यानी पूरी तरीके से ऊष्मा के रूप में वो ना खर्च हो। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में ना होकर छोटे छोटे चरणों में होता है, अनेक चरणों में होता है, मैंने बताया आपको, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनमें से निकलने वाले पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आ जाते हैं। यह कैसे होता है? वास्तव में यही श्वसन का इतिहास है। श्वसन की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी ग्लूकोज के दहन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की, यानी पौधों को। परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। जैसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, अनाक्सी जीवाणु, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता उन्हें नहीं होती। तो ये जीवाणु जो होते हैं बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देख लीजिए, चाहे ऑक्सी बैक्टीरिया हो, चाहे अनॉक्सी बैक्टीरिया हो, चाहे कोई पौधा हो, हर स्थिति में चाहे कोई भी जीव हो, सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप में ऑक्सीकृत करता है। इस बात को पहले ध्यान में रखो। अब हमने क्या कह दिया यहाँ पर, देखो कितनी बड़ी बात लिख दी कि एंजाइम तंत्र होता है, सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत करता है। अब यहाँ पे तो सोचोगे कि तो फिर पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत क्या है बिना ऑक्सीजन के, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो तो रहा है लेकिन आंशिक रूप से हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अभी आधी मात्रा में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है, पूर्ण नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर है बात? तो आंशिक रूप से तो सभी जीवों में एक प्रक्रिया तो जरूर होती है, वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, चाहे आपका ऑक्सी बैक्टीरिया हो या ऑक्सी पौधे हों,
या अनॉक्सी जीव हों जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑक्सी जो जीव हैं यानी जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पौधे होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन सभी में ये ग्लाइकोलाइसिस जरूर होना है। दोनों में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया तो जरूर होनी है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या आता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद आता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी TCA साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, तो वो इनमें नहीं पाए जाएंगे। हम बात करें अगर अनाक्सी जीवाणुओं की जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो अनाक्सी जीवाणुओं में ग्लूकोज का जो डाइजेशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही काम करता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको बताया जाएगा। आइए देखें, इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में, देखो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। पहले ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक अम्ल का बनना, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यानी अभी देखो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बना है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से खपत नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से खपत होगा पायरुविक एसिड के बाद अन्य चीज़ें होंगी, आगे बताया जाएगा पायरुविक एसिड के बाद क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तब वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पायरुविक एसिड के बाद TCA साइकिल होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, जिसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी साथ कार्य करते हैं, सक्सिनेट एसिड काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें बनती रहती हैं और तब जाके ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अनाक्सी जो जीव हैं उनमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक का ही सफ़र जारी रहता है, इसके बाद का सफ़र नहीं होता। बाकी इसीलिए कहा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवों में, चाहे वो ऑक्सी हो चाहे अनाक्सी हो, सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण या आंशिक, क्या बताओगे? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था, पहले तो ये समझ लो कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। ग्लाइको जो शब्द है उसके लिए हम शर्करा यूज करते हैं, यानी ग्लाइकोज का मतलब होता है शर्करा, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, टूटना, तो ग्लूकोज का ही टूटना, शर्करा का ही टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसे EMP पथ भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किए थे 3 साइंटिस्ट। एक थे गुस्ताव इम्बडेन, तो इम्बडेन के नाम पे E, ऑटो मेयर के नाम पे M, और जे पैरानॉस के नाम पर P रखा गया, इसीलिए से हम EMP पथ कहते हैं। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लाइकोलाइसिस EMP पथ की खोज किसने की थी? तो क्या बताओगे? गुस्ताव इम्बडेन, ऑटो मेयर हॉफ और जे पैरानॉस द्वारा किया गया था। इसे सामान्यतः EMP पथ कहते हैं। अनाक्सी जीवों में श्वसन की केवल यही प्रक्रिया होती है, अंडरलाइन कर लीजिए। जितने भी अनाक्सी जीव हैं, कोई भी अनाक्सी ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में ही होंगे, बैक्टीरिया, तो उनमें श्वसन की केवल यही प्रक्रिया होती है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। चूँकि अनाक्सी जीवाणु की बात करें तो अनाक्सी जीवाणु में तो कुछ भी कोशिकांग तो पाए नहीं जाएंगे, उनमें भी कोशिकांग में ही होता है। यानी हर हाल में आप देखें सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। ठीक है, सभी सजीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। अंडरलाइन करिए, बताइए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। लेकिन एक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 अणु का निर्माण होता है। ठीक, पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। अब ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सुक्रोज से। और सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है तो दोनों कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है। हाँ, ये डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है सुक्रोज से फिर बनता है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषित कार्बनिक कार्बन का अंतिम उत्पाद होता है जो संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। अब जो सुक्रोज है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ये आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, जैविक अणु में पढ़ा होगा कि सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें लैक्टोज की तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें माल्टोज की तो वो फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है ना। तो उसी तरीके से सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम के द्वारा, किसके माध्यम से? सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर यहाँ पर ये बात पूछी जाए
कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सुक्रोज किस एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है, तब तो कहोगे इन्वर्टेज। लेकिन अगर पाचन और अवशोषण में पूछ लिया जाए कि मनुष्य में पाचन के दौरान, भोजन के पाचन के दौरान सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है, तो बताओगे सुक्रेज। ठीक, सुक्रेज वहाँ पर यूज होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसके कन्वर्ट होता है, इन्वर्टेज के माध्यम से कन्वर्ट होता है। ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में ही पूछा गया है, इसीलिए मुझे ध्यान है। ये दोनों मोनोसेक्राइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, यानी जो सुक्रोज के माध्यम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है वो आता है ग्लाइकोलाइटिक चक्र में, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस ही कहते हैं। अब देखो ये है ग्लाइकोलाइटिक चक्र, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं इसको समझना आप। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना। तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट और बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के दौरान एक एटीपी खर्च होता है। देखो जब एरो इधर दिखाया जाए तो इसका मतलब होता है एटीपी से बना है एडीपी, और जब एटीपी से एडीपी बनता है, एटीपी जब टूटता है एडीपी और आईपी में, तब ऊर्जा मुक्त होती है, यानी हम कह रहे हैं ऊर्जा खर्च हो रही है। तो यहाँ पर एक ऊर्जा खर्च हुई। अगर हम बात करें ऐसे लिखा हो ADP + IP = ATP, तब इसका मतलब होता है कि ATP का संश्लेषण खर्च नहीं हो रहा है, बन रहा है। क्या कहेंगे, संश्लेषण। तो यहाँ पर एरो किधर दिखाया गया है, ATP से ADP की तरफ दिखाया गया है। तो इसका मतलब होता है कि ATP टूटकर ADP में बनना है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बनता है। ठीक है, बिसफास्फेट। तो इसमें भी ऊर्जा खर्च होता है, ATP से देखिए ADP बन रहा है, यानी ऊर्जा का एक अणु खर्च हो रहा। अब उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट से बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, यानी हम इसे क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट या फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, PGAL कहते हैं, PGAL। और उसके बाद एक और अणु बनता है। देखो 6 कार्बन अणु है ना ये, तो इससे 3 कार्बन अणु ये बनता है, 3 कार्बन अणु ये बनता है, 2 अणु बनते हैं। एक तो PGAL फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, जिसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी कह सकते हैं, और दूसरा अणु देखो यही अणु आपका 2 अणु में टूट जाता है, एक तो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, क्या बोलते हैं इसे, DHAP बोलते हैं, DHAP बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट से 2 अणु बने, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फास्फेट। क्लियर बात। अब यहाँ पर देखो इंटरचेंज का सिंबल लगा हुआ है, यानी इससे ये भी बन सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इससे ये भी बन सकता है। बस इतना ही इनकी कहानी है। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होगा। इसका मतलब समझ गए क्या होता है, इनसे 2 अणु बनते हैं तो कभी इनसे ये बन सकते हैं, ये इनसे ये बन सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अब क्या होता है देख लीजिए। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट से बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये आपने पढ़ ही लिया, यानी PGAL बनता है। और उसके बाद इनसे बनता है 2 अणु किसके, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी इसे हम बोलते हैं BPGAL, बिस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लाइसरॉल्डिहाइड। अब इनसे बनता है 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, यानी 3PGA बनता है। अब यहाँ पर अणुओं को ध्यान रखना कि जब PGAL से, ऐसे याद करना, PGAL से जब BPGAL बनता है तब उच्च ऊर्जा अणु NaDH2 का निर्माण होता है। ठीक, और फिर जब BPGAL से 3PGA बनता है तब भी ATP का निर्माण होता है। अब देखो सिंबल कहाँ दिया गया है, ADP से ATP की तरफ दिया गया है, यानी ADP से ATP बन रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना। लेकिन जैसे देखो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 अणु इसके बनते हैं तो 2 अणु ये भी बनेगा, 2 अणु यहाँ पर ये भी बनेंगे। अब देखो 3PGA से क्या बनता है, 2 फास्फोग्लिसरेट, यानी फास्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। और फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होता है, फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होता है। और फास्फोइनोल से फाइनली बनता है पाइरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, पाइरुविक एसिड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद बताइए, पाइरुविक एसिड फाइनली बन गया।
और इस दौरान भी एक एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि 2 लिखा है तो यहाँ नहीं, यहाँ पर 2 एटीपी का यहाँ पर भी निर्माण होगा। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे फिगर से ही समझा दिया हूँ। अब आपसे फाइनली एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। देख लीजिए, पहले तो ये खर्च कितने होते हैं। तो देखो, एक एटीपी यहाँ खर्च हो रहा है, एक एटीपी यहाँ, यानी कुल 2 एटीपी क्या होते हैं? खर्च होते हैं। 2 एटीपी खर्च होते हैं, 2 एटीपी खर्च होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। सब कुछ ध्यान रखना, 2 एटीपी खर्च होते हैं। और देखो लास्ट में क्या बना है? 2 एटीपी, 2 गुणे 2 एटीपी, ठीक है, 2 एटीपी। तो यहाँ पर 2 और 2 कितने? 4 एटीपी का निर्माण होता है। निर्माण कितना हुआ? 4 एटीपी का, 4 एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ। खर्च कितना हुआ? खर्च हुआ 2 एटीपी। अच्छा बताओ, शुद्ध एटीपी का लाभ कितना हुआ? शुद्ध लाभ कितना हुआ एटीपी का? तो 4 में से 2 हटा दो तो 2 एटीपी। यानी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान शुद्ध एटीपी कितने बने? 2 एटीपी। लेकिन आगे समझते चलिए भैया, बीच में छोड़ मत देना, नहीं तो पता लगा आंसर लगा दो 2 एटीपी। ध्यान से समझना। अब अगर हम टोटल एटीपी की बात करें, देखो पहले ये तो समझ गए एटीपी की बात, टोटल एटीपी अभी 2 एटीपी बनी है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो NADPH2 भी तो बन रहा है। यहाँ पर भी हिडन है आपका, यहाँ पर भी बनेगा 2 NADPH2, यानी 2 NADPH2 का शुद्ध लाभ यहाँ पर होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो अभी आपने देखा शुद्ध लाभ कितना हुआ था? 2 एटीपी शुद्ध रूप से एटीपी बना और 2 NADPH2 बना। आपको पता है कि 1 NADPH2 बराबर कितने एटीपी? 3 एटीपी। 1 NADPH2 बराबर कितने एटीपी होता है? 3 एटीपी। 1 NADPH2 से 3 एटीपी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे FADH2 के बारे में तो 1 FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। इन सब बातों को याद कर लीजिए, ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि 1 FADH2 से बनता है 2 एटीपी, 1 NADPH2 से बनता है 3 एटीपी। तो 2 यहाँ पर NADPH2 है, तो यानी 2 NADPH2 मतलब क्या हो गया? 2 गुणे 3 एटीपी। तो कितना? 3 दूना 6 एटीपी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2 NADPH2 का मतलब हुआ 6 एटीपी। 2 एटीपी यहाँ है। कुल एटीपी कितना निर्माण हुआ? 8 एटीपी का निर्माण हुआ। ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए संपूर्ण ऊर्जा कितनी उत्पन्न हुई? 8 एटीपी। क्लियर? आइए अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 में ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट किस एंजाइम की मदद से उत्प्रेरित होती है? तो अभी मैंने यहाँ पर बताना भूल गया, लेकिन लिखा हुआ है सब। अभी आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, फिर वहाँ से नोट कर लेना सारी चीज़ें। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का जो निर्माण होता है, और पहले हम दिखा दें आपको, फिर आप खुद ही उत्तर दोगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ तक तो हो गया था। हाँ ये देखिए, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? हेक्सोकाइनेज। यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन किस एंजाइम के माध्यम से होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के माध्यम से, ठीक। और उसके बाद सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज भी समावयीकरण से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में भी परिवर्तित होता है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का उपापचय के बाद का क्रम एक समान होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाएं होती हैं अभिक्रियाओं की, जिसमें विभिन्न एंजाइम ग्लूकोज को पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के दौरान, और दूसरा फ्रक्टोज 6 फास्फेट से 1,3-bis फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बनने के दौरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। फ्रक्टोज 1,6-bis फास्फेट टूट के डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और 3-PGAL में बनता है। 3-PGAL BPGA में बदलता है, जिसमें आपका NADH2 का निर्माण होता है। BPGL से
आपका BPGL से 2 समान हाइड्रोजन अणु NAD के अणु की ओर स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्जन किस एंजाइम के माध्यम से होता है। तो चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, इन दोनों का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फास्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से होता है। ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन था। अब जो PGAL बना है वो किस में कन्वर्ट होता है, BPGA में कन्वर्ट होता है। आपने पढ़ा अभी, BPGA से फास्फोग्लिक एसिड बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है और उसके बाद जाके फास्फोइनोल पायरुवेट यानी PEP का निर्माण होता है। PEP से क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। फाइनली पायरुविक अम्ल बन जाता है। तो क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु के ऐसे कितने ATP अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली कितना निर्माण होता है, तो 4 ATP का निर्माण होता है, जिनमें से 2 खर्च हो जाते हैं। ठीक है, 4 ATP का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से होता है। और अगर बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल कितने, या अगर बात करें कि एक ग्लाइकोलाइसिस चक्र में कुल कितने ATP का निर्माण होता है, तो 8। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है, यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो कौन है, पायरुविक एसिड। किससे बना है, ग्लूकोज से। तो पायरुवेट का उपपचयी भविष्य अब क्या होगा, यानी ये पायरुविक एसिड से आगे क्या चीज़ें होंगी। तो ये कोशिका के आवश्यकता पर निर्भर करता है कि कोशिका को आवश्यकता क्या है। पायरुविक एसिड से हमें तत्काल ऊर्जा चाहिए तो होगा ऑक्सीशोषण। देखो 3 तरीके होते हैं इसके खपत के लिए, 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक किण्वन और दूसरा ऑक्सीशोषण एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, ये 3 तरीके होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीशोषण। अब अगर हमें ऊर्जा चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम करें तो हमें ऊर्जा चाहिए, तो लगातार हमारे शरीर में ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीशोषण होगा। ऐसे ही पौधों में भी होगा, ऑक्सीशोषण होगा उन्हें लगातार अगर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ने लगेंगे, तो हमारे शरीर में जिस तेज़ी से हमें ऊर्जा चाहिए उस तेज़ी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तब बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। तब वहाँ पर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर हमें ऊर्जा देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। तो वही चीज़ें हम अलग अलग पौधों में, बैक्टीरिया में बात करेंगे, तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने ईस्ट का पढ़ा है। ईस्ट से किण्वन यानी फर्मेंटेशन के माध्यम से क्या बनता है, एथेनॉल। तो वहाँ पर इस पायरुविक एसिड से एथेनॉल बनता है, और जहाँ पर हमें ATP के फॉर्म में ऊर्जा चाहिए वहाँ पर ऑक्सीशोषण होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर बात है। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकैरियोट में किण्वन अनाक्षी परिस्थितियों में होता है। यानी अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन अनाक्षी परिस्थितियों में होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। दोनों प्रक्रिया में, चाहे अल्कोहलिक किण्वन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों ही प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती अधिकांश जीवों में, चाहे यूकैरियोटिक चाहे प्रोकैरियोटिक हो। तो वही मैंने कहा कि जैसे हम लोगों में भी अगर पायरुविक एसिड से हमें तत्काल एनर्जी चाहिए, तो उस फॉर्म में हमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और हमें तत्काल ऊर्जा मिलती तो रहती है, लेकिन कुछ समय बाद हम थक जाते हैं। तो थक क्यों जाते हैं, मसल्स में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का ज़्यादा बनने के कारण हम थकान महसूस करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि हमारी मांसपेशियां थक क्यों जाती हैं, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। तब वहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है। अगर हम जैसे अभी हम सामान्य काम कर रहे हैं, हमें उतना नहीं थकान हो रहा क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ें बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में उतनी एनर्जी पर्याप्त बन रही है। कब बन, तो किस प्रोसेस की मदद से बन रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से। लगातार ऑक्सीजन का उपभोग हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अब इसी में हम ज़्यादा 2-3 घंटा पढ़ा लें तो थक जाते हैं ना, तो थक क्यों जाते हैं, तो कुछ बीच बीच में लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन भी होने लगता है। और जो कुछ ईस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ईस्ट एक फंजाई है यूनिसेलुलर, तो उसमें भी
बिना ऑक्सीजन के पायरुविक एसिड का यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और तब वो वहाँ पर एथेनॉल बनाता है। इन तीनों चीज़ों को याद कर लीजिए। यानी ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो बना है पायरुविक एसिड, उस पायरुविक एसिड से किस किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है? 3 रूप में। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तब लैक्टिक एसिड बनेगा, और बिना ऑक्सीजन के उपभोग के कुछ जीवों में पायरुविक एसिड से एथेनॉल बनता है, तो उसे हम अल्कोहलिक किण्वन कहेंगे, और ऑक्सीजन का उपयोग करके जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब उसे हम ऑक्सीशोषण कहेंगे। ठीक है, आइए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है, जिसे हम ऑक्सीशोषण कहते हैं। ठीक है, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड विदाउट ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6, यही तो आपने पढ़ा था, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, 12H2O प्लस एनर्जी, तो CO2 बना था ना। तो ऑक्सीशोषण के दौरान क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किण्वन के बारे में। तो किण्वन में भी 2 तरीका होता है। एक तो किण्वन में लैक्टिक एसिड कब बन सकता है? तो जब लैक्टिक एसिड बनता है तब उसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड किण्वन, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर किण्वन में फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो इथेनॉल बनता है, तब इसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहलिक किण्वन। क्या कहेंगे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये सब बात ध्यान रखो। ठीक, और हम लोगों में तो ये चीज़ें होंगी नहीं, हम लोगों में ऑक्सीशोषण होगा, पौधों में भी ऑक्सीशोषण होगा। कुछ पौधे ऐसे हैं, पौधों के शरीर में पहले रखा गया था, अब नहीं रखा गया, तो अब बताए हैं तो यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत सारे बैक्टीरिया में, एथेनॉल का फॉर्मेशन ईस्ट में। ठीक, आइए देखिए किण्वन में क्या होता है, कैसे पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सीय परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल में परिवर्तित होता है। अब देखो मैंने क्या बताया था, किण्वन में एथेनॉल भी बन सकता है या पायरुविक एसिड भी बनता है। जो जीवों में पायरुविक एसिड बनता है तब उसे हम कहेंगे पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, जो जीवों में एथेनॉल बनता है उनमें हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा है एथेनॉल, तो घबराना मत, कुछ जीवों में एथेनॉल बनता है, कुछ जीवों में पायरुविक एसिड, तो इसी में अभी दिखाएंगे। एंजाइम पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड नहीं लैक्टिक अम्ल, एंजाइम पायरुविक अम्ल डिकार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इसकी अपक्रिया में भाग लेते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहलिक किण्वन में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, तो क्या बताएंगे? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। दूसरे जीव जैसे बैक्टीरिया पायरुविक एसिड से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आगे ना बात, वहां पर क्या बात की गई थी? एथेनॉल का फॉर्मेशन ईस्ट में, तो हम क्या कहेंगे कि ईस्ट में अल्कोहलिक किण्वन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, यानी पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन कर दी गई है, हम लोगों में भी मांसपेशियों में जो कोशिकाएं हैं उनमें शारीरिक अभ्यास के दौरान, यानी हम जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खूब तेज़ी से चिल्लाते हैं, उस दौरान भी जब कोशिकाएं सांस के लिए यानी श्वसन के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं, यानी अब जैसे मैंने बताया ना, हमें खूब तेज़ दौड़ना है, तो तेज़ दौड़ने के लिए हमें बहुत तेज़ी एनर्जी चाहिए, हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, यानी खूब ऑक्सीजन मिले, कितना भी ऑक्सीजन ठूंस लो सांस लेते समय, वो ऑक्सीजन आपका मीट नहीं कर सकता, कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता। तो तब हमें एनर्जी लगातार चाहिए भी, ऑक्सीजन मिल भी नहीं पा रहा है, तो हमारी कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के ही उस ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करके एनर्जी देती रहती हैं। और कुछ देर बाद जब लैक्टिक एसिड का जमाव ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियाँ थकान महसूस करती हैं, हम हांफने लगते हैं, बस भैया अब हमसे नहीं होगा। वही चीज़ है
कह रहे हैं कि मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकाएं श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती तब पायरुविक एसिड लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज द्वारा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों के जमाव के कारण हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। अपचयी कारक NADH2 होता है जो दोनों प्रक्रियाओं में NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती। जितनी मात्रा में ऑक्सी शोषण में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी उसकी अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त नहीं होती। यानी चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो और चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, उतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त नहीं होती। देखो, ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्वेश्चन भी शायद कहीं ना कहीं पूछा गया है कि ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता। लगातार जो ऊर्जा हमें चाहिए उसी में खर्च हो जाता है, ATP के निर्माण में नहीं होता। अम्ल व अल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करें तो हमें ATP का संश्लेषण प्राप्त हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर फिर से क्या पूछा गया है कि अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करें कि कितने ATP का संश्लेषण हुआ है। तो ये चीज़ें तो मैंने पहले भी बता दी थी कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP खर्च होता है, 4 ATP कुल बनते हैं। देखो, 4 ATP बनता है, 2 ATP खर्च हो जाता है। कुल कितने ATP का संश्लेषण हुआ, तो 2 ATP। ठीक है, खर्च निकालने के बाद, संख्या घटाने के बाद हमें 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो यीस्ट के लिए या विषाक्तता या व मृत्यु का कारण बनती है। पहले यहाँ पर समझ लो आप। देखो, ये सारी प्रक्रिया जो आप देख रहे हो, इतनी प्रक्रिया तो आपका ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है, यानी ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फेनोल और फिर पायरुविक एसिड बनता है। अब ये पायरुविक एसिड डिपेंड करता है जीवों पर। अगर वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी ऊर्जा आपकी खर्च होती है। NADH2 NAD+ में टूटता है। और पायरुविक एसिड अगर वो ईस्ट है तो ईस्ट में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। और इसके बीच में एसिटिल्डिहाइड भी बनता है, जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई, तो आप इसको छोड़ दीजिए। सीधे याद रखिए, ईस्ट में पायरुविक एसिड से एथेनॉल और प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कह रहे हैं, जब अल्कोहल की मात्रा, कब, जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, यानी ईस्ट के माध्यम से ये जो पायरुविक एसिड से एथेनॉल बन रहा है, तो उस माध्यम में जब एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन 13% पहुँच जाती है, यानी एथेनॉल जब 13% पहुँच जाता है तो वो ईस्ट के मरने का कारण बनता है। तो यही कह रहे हैं कि जब अल्कोहल की मात्रा 13% या इससे अधिक हो जाती है तो ईस्ट के लिए खतरनाक हो जाता है, विषाक्त का यानी जहर का काम करता है, टॉक्सिक का काम करता है, जिसके कारण ईस्ट मर जाती है। अब यहाँ पर आपके NCERT में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो ईस्ट के लिए विषाक्तता व मृत्यु का कारण बनती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक किण्वित पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी। यानी हम बात करें कि जो भी हम मान लो एक बाउल में ईस्ट के माध्यम से हम अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है, गन्ने का रस दे दिया और गन्ने के रस में हमने ईस्ट को मिला दिया और उससे हमें एथेनॉल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका ये जो नेचुरल एथेनॉल हुआ ना, क्या हुआ, नेचुरल एथेनॉल, एथेनॉल नहीं कहेंगे हम, अभी कहेंगे इसको बेवरेज, नेचुरल अल्कोहलिक बेवरेज, यानी इसमें अल्कोहल है और अभी नेचुरल है, ठीक है, यानी शुद्ध रूप से जो अभी ईस्ट से उत्पन्न हुआ है। तो कह रहे हैं कि प्राकृतिक किण्वित पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी। आप देखो, नेचुरल जो अल्कोहलिक बेवरेज है वो ईस्ट के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो अब ईस्ट पता है कि 13% के बाद मर जाएगा। अगर इसमें अल्कोहल 13% हुआ तो ईस्ट मर जाएगा, और ईस्ट मर गया तो इसके बाद क्या एथेनॉल बनेगा, नहीं ना। तो यानी हम कहेंगे कि नेचुरल अल्कोहलिक बेवरेज में
अल्कोहल की मात्रा 13% से कम होगी, 13% से कम होगी, है ना। 13% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, 13% से ज़्यादा हुआ तो सारे ईस्ट मर जाएंगे, तो उसके बाद से अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि 13% या 13% से कम होगा, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से कैसे अधिक प्राप्त की जा सकती है। यानी कह रहे हैं कि इसके अलावा जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस जो मार्केट में बिकती हैं, जो भी शराब वगैरह बिकते हैं, उसमें इससे ज़्यादा परसेंटेज कैसे प्राप्त की जाती है, तो उसका आप समझ लीजिए। जैसे आपको ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में जो आपका सूक्ष्म कल्याण, सूक्ष्म जीवों का मानव में कल्याण, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो आपका चैप्टर है, उसमें आपको बताया जाएगा कि ईस्ट के माध्यम से हम बियर, विस्की, रम ये सब बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में ये जो आपके बेवरेजेस आते हैं उसमें परसेंटेज बढ़ कैसे जाते हैं। तो पहले ये समझ लो कि आपका जो बियर है और जो आपका वाइन है, रेड वाइन वगैरह आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे। तो जो आपका बियर है, वाइन है, इसमें तो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन होता है, नेचुरल होता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, केवल साफ़ सुथरा किया जाता है। इसलिए इसमें जो परसेंटेज होगा अल्कोहल का वो 13% से कम होगा, ठीक है, लेस देन 13%, ठीक है। 13% से कम होता है बियर और वाइन में। अल्कोहल का परसेंटेज भी यहीं से आप याद कर सकते हैं, घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। और जो आपका आता है मार्केट में विस्की, ये सब आपके उसमें दिया गया है, क्लास 12 का जो चैप्टर बताया हूँ, विस्की, रम, ब्रांडी और वोडका, ये सब ही आपके, इन सभी में अगर हम परसेंटेज करें कि अल्कोहल कितना परसेंट होता है, तो विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका, इन सब में जो परसेंटेज होता है वो लगभग 40 से 45% तक हो सकता है। तो अभी जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो यही कहा गया है कि जो मार्केट में आते हैं बेवरेजेस, उनमें इतनी कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाती है अल्कोहल का, जबकि हम नेचुरली तो 13% ही बना सकते हैं ईस्ट की मदद से, इससे ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेशन बना नहीं सकते हैं अल्कोहल का। तो इतनी परसेंटेज कैसे आती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसके लिए हम कराते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगर हम कंप्लीट बात करें तो वो डिस्टिलेशन कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिल वाटर सुने, डिस्टिल वाटर का मतलब होता है कि जब पानी को हम उबालते हैं उससे जो भाप बनती है, उस भाप को इकट्ठा करके जो जल बनाई जाती है उसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो वो उसी तरीके से ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको बढ़ाया जाता है इतने तक में। यहाँ से जो नेचुरली हम प्राप्त करते हैं एथेनॉल, उसको हम गर्म करते हैं, उससे जो भाप बनता है उसको कंडेंस करते हैं और फिर उसको इकट्ठा करते हैं और तब जाके ये सब बनते हैं, विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका, ये सब बनते हैं। यानी ये सब डिस्टिल्ड होते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड होते हैं, इसीलिए इनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि आप दारू बियर के बारे में सीखो, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो इन्हीं पर पूछा गया है कि कौन डिस्टिल्ड होते हैं, कौन विदाउट डिस्टिल्ड होते हैं। तो विदाउट डिस्टिल्ड ये होते हैं, विदाउट डिस्टिल्ड होते हैं, यानी इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं की जाती, इसीलिए वाइन और बियर में परसेंटेज अल्कोहल का कम होता है, ठीक है, 13% से कम होता है। इनमें डिस्टिलेशन किया जाता है, इनमें डिस्टिलेशन किया जाता है, इसी वजह से इनमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो आपसे अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए किसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, बियर वाइन में या विस्की, रम, वोडका और ब्रांडी में। तो क्या बताएंगे कि विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका में अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डिस्टिलेशन के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। इनमें डिस्टिलेशन नहीं की जाती, इसलिए इसमें 13% से कम होगा। क्लियर बात है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता अनुसार बहुत से एटीपी कणों का संश्लेषण करते हैं। तो अब हमें वही प्रक्रिया पढ़नी है कि आखिर वो क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीशोषण के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। यूकैरियोट में ये सभी चरण कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सभी चरण का मतलब मत समझिएगा, ग्लाइकोलाइसिस तो वहीं पर होगा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा।
ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड से जो एटीपी बनेगा, यानी हम ऑक्सीशोषण की बात करें तो ऑक्सीशोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनसीईआरटी में वहीं नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। अब ऑक्सीशोषण में भी कई चरण हैं, उनके भी अलग अलग अपने कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में वो चीज़ें होती हैं वो आगे आपको बताया जाएगा, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीशोषण है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीशोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का श्वसन सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। अब देखिए ऑक्सीशोषण, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है ऑक्सीशोषण? अभी बताया ऑक्सीशोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो पायरुविक एसिड है, जिसे हम पायरुवेट भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य से चल कर कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। तो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। तो वो पायरुविक एसिड आगे ऑक्सीशोषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ऑक्सीशोषण की मुख्य घटनाएं क्या है? पहला, पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम रूप से पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होता है, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त होते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री यानी मैट्रिक्स में होती है। आपने पढ़ा है ना, ये सब बताया तो है सेल वाले चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, यानी उसके पास 2 आवरण होते हैं, आउटर और इनर। इनर जो होती हैं मेम्ब्रेन वो इनफोल्डिंग बनाती हैं, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। उसके अंदर जो द्रव होता है उसे हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो पहला चरण है जिसमें पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत जो हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, उस दौरान 3 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से परिवहनित होते हैं, यानी ऑक्सीजन के अणु की ओर जाते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण होता है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो याद रखेंगे ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर। वहीं पर नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर, भीतरी झिल्ली पर। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप फिगर भूल गए तो मैं थोड़ा सा बना के दिखा दे रहा हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर है और जो इनर लेयर होता है वो जगह जगह पर ऐसे क्या करता है? ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाता है, बता रहे हैं इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनाता है। इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर का जो द्रव होता है उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स, आधात्री। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इससे पहली जो माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में ये सब बता चुके हैं कि पहली वाली प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन पृथक होते हैं, आधात्री में हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं ऑक्सीजन के पास जाते हैं, वो भीतरी झिल्ली में होता है। तो बता ही चुके हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक अपचय द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में प्रवेश करते हैं, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण के कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा, नोट कर लीजिए किसके द्वारा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। यानी पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? देखो, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल समूह में, एसिटिल को एंजाइम जिसे कहते हैं। तो ये पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम या एसिटिल समूह में किसके माध्यम से कन्वर्ट होता है? तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के माध्यम से, जिसमें मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता पड़ती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज अभिक्रियाओं में सह एंजाइम भाग लेता है, जैसे NAD+ और सह एंजाइम में। यानी इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल के साथ सह एंजाइम ए यानी को एंजाइम ए और NAD+ भाग लेता है, साथ ही साथ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भाग लेता है, जिससे सह एंजाइम एसिटाइल समूह बनता है और CO2 NADPH बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के अणु से निर्मित होता है। एसिटाइल को ए चक्रीय पथ, अब जो एसिटिल को एंजाइम बना है, एसिटिल को ए बना है, वो जाता है चक्रीय पथ, जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने की थी, इस वजह से इसे हम क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम TCA कहते हैं, यानी इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं, और इसे हम सिट्रिक एसिड भी साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं। TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से होता है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। TCA चक्र का जो प्रारंभ है
वो किससे होता है? एसिटाइल समूह के किसके साथ जुड़ने से? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के जुड़ने से होता है। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया, अभी दिखाएंगे। तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी TCA साइकिल में किसका निर्माण होता है? जो अंतिम उत्पाद होता है TCA साइकिल का वो क्या है? सिट्रिक एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड नहीं, अंतिम उत्पाद तो वही होगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। TCA चक्र का जो एसिटाइल समूह है वो ऑक्सैलो एसिटिक के साथ मिलता है और सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है तथा कोएंजाइम ए का एक अणु मुक्त होता है। तब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावेशित हो जाता है। यह डिकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों में पूर्ण होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल, अच्छा चलो इसको यहाँ पर बकवास करने से अच्छा है कि हम सीधे फिगर में समझ लें। ये फिगर के स्टेप याद कर लेना। देखो जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान वो कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा। अभी आपने पढ़ा पायरुविक एसिड से कोएंजाइम के साथ NAD+ के साथ मिलकर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से क्या बनाता है? एसिटिल CoA बनाता है। तो ये एसिटिल CoA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर यानी OAA के साथ मिलकर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड और फिर मैलिक एसिड से बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये चक्र आपका चलता रहता है जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और या फिर हम इसे TCA भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर बात है? इस दौरान इस संपूर्ण चरण में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए NADH2 यहाँ बना, NADH2 यहाँ बना, NADH2 यहाँ बना। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो होता है वो यहाँ पर होता है। इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जिसमें एक अणु किसका बनता है? GTP का बनता है, GTP का। ठीक, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही सारी बात आपके लिखी है कि सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनिक CoA OA से में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनाइल CoA सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान GTP के अणु का निर्माण करता है, जिसे क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या कहलाता है? क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण यानी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक है, फास्फोराइलेशन या फास्फोरिलेशन इसे कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल के चक्र के एक घुमाव में कार्य द्रव स्तर फास्फोरिलेशन। अब देखो यहाँ पर शब्द बदल दिए, कार्य द्रव स्तर, वहाँ पर क्या लिखा है? क्रियाधार स्तर फास्फोरिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसके दौरान कितनी संख्या में बनती है? यानी सिट्रिक अम्ल के चक्र में के एक घुमाव में क्रियाधार स्तर फास्फोरिलेशन की संख्या क्या होती है? यानी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कितनी बार होता है? तो आपने अभी देखा है कि एक सिट्रिक चक्र में, एक सिट्रिक एसिड साइकिल में एक ही बार क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण होता है, जिस दौरान GTP के एक अणु का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है? कह रहे हैं इस चक्र में 3 बिंदुओं पर NADH2 का अपचयन होता है। तो आपने अभी पढ़ा है कि 3 जगह पर NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, एक जगह पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। देख लीजिए आप खुद ही, सब फिगर में है, फिगर से ही सब उठाया गया है। 3 जगहों पर NADH2, 1, 2, 3 जगह पर NADH2 का फॉर्मेशन, एक जगह पर GTP का फॉर्मेशन, एक जगह पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2 लाइन तो आपकी सही हो गई कि इस चक्र में 3 जगह NADH2 का फॉर्मेशन होता है, एक जगह FADH2 का फॉर्मेशन होता है। और कह रहे हैं सक्सिनिल CoA से सक्सिनिक एसिड में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का निर्माण होता है, ये भी सही बात है। फिर कह रहे हैं यह चक्र एसिटिल समूह के पायरुविक अम्ल के साथ संघनन से आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो देखो चक्र की शुरुआत होती है एसिटिल समूह से, सही बात है। एसिटिल CoA बनता है ना, एसिटिल CoA के साथ पायरुविक एसिड नहीं जुड़ता, क्या जुड़ता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जुड़ता है। तो यही आपका गलत था, हमें कथन गलत चुनना था, ऑप्शन डी। ये सब आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। आगे देखें,
चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ NADH2 का फॉर्मेशन होता है, हो गया। एक जगह ऐसे होता है जहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है, हो गया। TCA चक्र द्वारा एसिटिल CoA को एंजाइम अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जेलो एसिटेट एसिड का जरूरत पड़ती है, जो चक्र के अंतिम में पुनः बन जाता है। ठीक है, प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ NAD और FAD से NADH और FADH2 का पुनः उत्पादन होता है और ये भी पुनः उत्पादित होता है। यानी हम TCA चक्र का हम पूरा समीकरण देखें तो वो क्या है, ये है। पायरुविक एसिड आता है 4 NAD प्लस FADH2 और 2H2O ADP के साथ कार्य करके अधात्री में 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH2 4H प्लस FADH2 प्लस ATP का निर्माण करता है। यानी TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, NADH प्लस H प्लस के 8 अणु निकलते हैं। अब कहाँ से 8 अणु आ गया, जो 4 ही तो दिखा रहे हैं। तो आपको पता है कि एक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, तो यहाँ पर आपका दुगना हो जाएगा। यानी एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन इसी तरीके से और होगा। यानी यहाँ पर 4 बना है तो 4 और 4 और बनेंगे, यानी कुल 8 ये बनेंगे। और ये 1 बने हैं तो 2 ये बनेंगे, 1 ये बने हैं तो 2 ये बनेंगे। यानी कुल रिएक्शन देखें TCA का, तो TCA के एक साइकिल में कुल 8 अणु NADH2 के, 2 अणु आपके FADH2 के बनते हैं और 2 अणु आपके ATP के बनते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक श्वसन की चर्चा के दौरान ना कहीं पर ऑक्सीजन का तथा ना कहीं पर ATP के बहुत सारे अणुओं के निर्माण की चर्चा हुई है। अब संश्लेषित NADH2, अब देखो NADH2 से कैसे ATP बनता है, FADH2 से कैसे ATP बनता है, अब हम वही समझेंगे। तो NADH2 FADH2 से ATP का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान, ETS सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH2 और FADH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है। NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब आते हैं हम भाई, अब आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी इसे कहते हैं, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ETS भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है, तो अभी आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH2 बना था, उसके बाद आपने देखा TCA साइकिल में NADPH2 बना था, FADH2 भी बना था। तो आखिर इस NADPH प्लस H प्लस से कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, आखिर कैसे FADH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है, यही पढ़ेंगे। तो NADH2 से और FADH2 से कैसे ATP बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान बनते हैं, ETS में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने का रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही NADH2 और FADH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, श्वसन के अगली चरण में NADH H प्लस और FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यानी इसी NADH2 और FADH2 को उपयोग में लाना है, ATP के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है। यानी जब इनका ऑक्सीकरण किस में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, और तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है। इनसे मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वे ऑक्सीजन पर चले जाते हैं और उस दौरान जल का भी निर्माण होता है। उपापचयी पथ, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, यानी ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ग्राही द्वारा ग्रहण किया जाता है, फिर उसे दूसरे ग्राही को दिया जाता है, यानी एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर गुजरता है इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। जो माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पर होता है, भीतरी झिल्ली पर होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर होता है। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो आंतरिक यानी भीतरी झिल्ली पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में TCA चक्र के दौरान बनने वाले NADH2 एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब प्रोसेस शुरू हो गया। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में जो आपका ट्राइस कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल था, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल था, जिसमें NADH2 का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बन गया कि बताइए TCA चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में होता है। हालांकि पहले भी बताए हुए हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला पायरुविक एसिड कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यानी अधात्री में उस पायरुविक एसिड का किसमें TCA साइकिल में वो प्रवेश करता है और पायरुविक एसिड से एसिटिल को समूह बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है, फिर अनेक प्रकार के यौगिक के बनने के दौरान NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो जो NADH2 बना था वो किस एंजाइम के द्वारा ऑक्सीकृत होता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NADH2 किस एंजाइम के माध्यम से ऑक्सीकृत होता है? तो क्या बताएंगे? NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। यहाँ पर आपके कुल 5 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, 1 से लेकर 5 कॉम्प्लेक्स आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लेक्स में क्या घटनाएं होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये फिगर आपका दिया गया है, इंग्लिश वाले बुक में ये फिगर नहीं है, हिंदी वाले बुक से मैंने ये फिगर उठाया है। ये फिगर ज़्यादा सटीक लगा मुझे। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाया गया है कि ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक और बाह्य आवरण के बीच का स्थान, बाह्य आवरण के बीच का स्थान जिसे कहा जाता है अंतर्झिल्ली अवकाश, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। क्योंकि देखिए ये आंतरिक झिल्ली को दिखाया गया है, ये आपका आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होती है, ये आंतरिक हो गया और ये बाहरी हो गया। तो बाहरी और आंतरिक के बीच का जो स्थान होता है उसे हम अंतर्झिल्ली अवकाश कहते हैं। ठीक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का सीन दिखाया गया है जो कि आपका है मैट्रिक्स यानी अधात्री। तो अधात्री में क्या होता है? TCA होता है और उस दौरान NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब TCA में जो NADH2 बना है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान टूटता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, और उसके बाद यहाँ पर NADH2 और यहाँ पर FADH2 टूटता है। तो आपसे पूछा जाए कि NADH2 का विघटन या ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पहले तो ये देखो कि NADH2 किस एंजाइम के माध्यम से ऑक्सीकृत होता है? तो NADH डिहाइड्रोजिनेज के माध्यम से। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NADH2 का ऑक्सीकरण किस कॉम्प्लेक्स में होता है? तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। देखिए ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसमें NADH2 टूटता है, ऑक्सीकृत होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, और ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग वाहकों के द्वारा यानी FMN आयरन सल्फर के माध्यम से होता हुआ यूबिक्विनोन पर जाता है, और फिर यूबिक्विनोन से होता हुआ फिर कहाँ आता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड में। तो ये तो था NADH2 का। और उसी दौरान देखो ये कोई क्रमिक घटना नहीं है, ये सारे के सारे एक साथ चलते हैं। तो अब ये NADH2 जब टूट रहा था उसी दौरान FADH2 भी टूटता है, ऑक्सीकृत होता है, और इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन FAD के माध्यम से आयरन सल्फर और आयरन सल्फर के माध्यम से यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोन से होते हुए फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुँचता है। यानी NADH2 जब ऑक्सीकृत होता है तो भी इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो यूबिक्विनोन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुँचता है। FADH2 भी जब ऑक्सीकृत होता है तो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुँचता है। और फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड के माध्यम जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो ये अलग अलग वाहकों के द्वारा साइटोक्रोम B आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1 और फिर साइटोक्रोम C के माध्यम से कहाँ जाता है? कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर। यह आपका है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर पहुँचता है, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर ये कॉपर के 2 तंत्र पाए जाते हैं। कॉपर सिस्टम होता है, साइटोक्रोम के 2 सिस्टम पाए जाते हैं, साइटोक्रोम A और A1, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन में। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उस दौरान ATP सिंथेज एंजाइम हाइड्रोजन आयनों का प्रयोग करके क्या बनाता है? ADP प्लस IP से यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट से ATP का फॉर्मेशन करता है। यानी इसी प्रकार से NADH2 और FADH2 से ATP सिंथेज एंजाइम ATP का निर्माण करता है। अब ये आपने फिगर को समझ लिया कि क्या कह रहा है। अब आप पॉइंट पर ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है। तो ये तो आपने समझ लिया
कि NADH2 का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होता है। NADH2 का ऑक्सीकरण किस एंजाइम के माध्यम से होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज के माध्यम से होता है। उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, भीतरी झिल्ली में जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करती है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2, अब जिस समय NADH2 का ऑक्सीकरण होता है उसी दौरान FADH2 का भी ऑक्सीकरण होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड में, और वहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो भी कहाँ चला जाता है, यूबिक्विनोन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाता है। अब ये बता रहे हैं कि FADH2 कब बनता है, जब सक्सिनिक एसिड का अपघटन होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में जब सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है तो उस दौरान FADH2 का फॉर्मेशन होता है, जो आप पढ़ चुके हो। अब जो अपचयित यूबिक्विनोन है, यानी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH2 के लिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2 के ऑक्सीकरण के लिए, अब वहां से जब ऑक्सीकरण हो जाता है इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में प्रवेश करता है, यूबिक्विनोन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचता है। तो अपचयित यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन NADH2 के दौरान और FADH2 के दौरान निकले थे वही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचते हैं और फिर साइटोक्रोम BC1 C में की ओर स्थानांतरित होते हैं। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण कर गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है। देखिए मैंने क्या बताया, NADH2 से इलेक्ट्रॉन निकला, FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकला, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, कॉम्प्लेक्स थर्ड में, और फिर ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजता है, कॉम्प्लेक्स 4 में भेजता है। ठीक है, साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन, अब ये बात याद रखना, कहाँ होता है, भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर होता है, भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर होता है। साइटोक्रोम C कहाँ होता है, देखिए ये भीतरी झिल्ली है तो इस भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर होता है। ठीक है, उसके बाद भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य करता है। अब कॉम्प्लेक्स 4 में जब इलेक्ट्रॉन आया तो वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो कहलाता है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A और 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। याद कर लीजिए, 2 साइटोक्रोम A भी होते हैं और 2 तांबा केंद्र भी मिलते हैं, जो अभी आपको फिगर में दिखाए थे कॉपर। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तब ATP सिंथेज एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स 5th में होता है, पूछा जा सकता है कि ATP सिंथेज कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स 5th में होता है, 5 वाले पार्ट में होता है, से युग्मित होकर ADP और अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण करता है। इस दौरान संश्लेषित होने वाले ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करता है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 में के एक अणु से ATP के 2 अणु का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक NADH से 3 ATP, एक FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, जबकि श्वसन की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है NEET 2021 में ही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन देखिए, ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH प्लस H+ के एक अणु से ATP के 2 अणु का निर्माण होता है, बिल्कुल गलत बात है। और कह रहे हैं FADH2 से 3 अणु, नहीं, NADH से 3 अणु का निर्माण होता है, FADH से 2 अणु का निर्माण होता है। गलत कथन चुनना था तो पहला ही लाइन आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यानी ETS में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति भी आवश्यक है क्योंकि यह पूरे तंत्र में हाइड्रोजन को मुक्त करती है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मुक्त करती है, पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अंतिम ग्राही, इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन होता है, पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही ऑक्सीजन होता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण का, अब यहाँ पर क्वेश्चन सब कुछ कॉम्प्लेक्स वाला क्लियर रखिएगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, फिफ्थ में क्या होता है।
तो फिफ्थ में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, शायद कहीं क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत जहां यहाँ पर प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटॉन होगा। जहां प्रोटॉन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है। फास्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है, एटीपी का निर्माण। श्वसन में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अब इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। आपने देखा NADH2 का ऑक्सीकरण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। FADH2 का ऑक्सीकरण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि में के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपरासर परिकल्पना के द्वारा बताया गया था, जिसमें प्रोटॉन प्रवणता के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई थी। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीपी का संश्लेषण किस कॉम्प्लेक्स में होता है, तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में होता है। यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों यानी जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, आपको पता है एटीपी सिंथेज एंजाइम दो घटकों से मिलकर बना होता है, F0 और F1 से। अब आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है, तो देखिए F1 कहाँ होता है, F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन होता है, यानी जो परिधीय झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, उसके शीर्ष पर पाया जाता है और वहीं पर F1 पर ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर अकार्बनिक फास्फेट तथा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप दो हाइड्रोजन आयन अंतर झिल्ली अवकाश से F0 में होकर आधात्री की ओर गति करते हैं, जिससे एक एटीपी का संश्लेषण होता है। यानी एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए। दो हाइड्रोजन आयन F0 से होते हुए F1 की तरफ आता है और फिर आधात्री में उससे एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन आयन प्रवेश करते हैं जो F0 से होते हुए F1 और F1 से होते हुए फिर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक अलग फिगर यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में। ये आपका है एटीपी सिंथेज एंजाइम, जिसके दो पार्ट होते हैं F0 और F1। ये आउटर साइड है यानी ल्यूमेन है, अवकाश है, अंतरझिल्ली अवकाश, जिसमें से हाइड्रोजन आयन प्रवेश करता है, जिस दौरान एटीपी और आईपी से मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। आपसे पूछा जा सकता है कि एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बताएंगे आधात्री में, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में। अब आता है श्वसनीय संतुलन चार्ट, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। जैसे यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होता है, यानी ये पूरी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होती है और टीसीएस और ईटीएस के बाद एक आती रहती है। ग्लाइकोलाइसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका फास्फोरिलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आता, इसमें संशय है। और उसके बाद श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता, इसमें भी संशय है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती। क्यों? सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं और पथ की क्रियाविधि आवश्यकता अनुसार बाहर और अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग भी हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय होता है। अब यहाँ पर जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, खूब इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। किण्वन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? 2। जबकि किण्वन में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है, अपूर्ण अपघटन होता है, और जबकि ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन का पूर्ण अपघटन होता है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीशोषण की तुलना कर लें, यानी हम किण्वन और ऑक्सीशोषण की बात कर लें। जिन प्राणियों में किण्वन होता है उनमें ऑक्सीशोषण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो अनाक्सीय परिस्थिति में ही ग्लूकोज का अपूर्ण रूप से अपघटन करती हैं। तो किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, पूर्ण विघटन नहीं होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन तब कहलाएगा जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होगा। ऑक्सीशोषण में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के 2 शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है। अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि
किडवन वाले भाग में नहीं बताए थे, किडवन में आप याद रखेंगे। अब देखो पायरुविक एसिड वाले चक्र में बताए थे कि पायरुविक एसिड के दौरान कितने एटीपी का अणु बनता है, 4 बनते हैं, 2 खर्च होता है, 2 हमें शुद्ध प्राप्त होता है। किडवन में नहीं बताया गया था, यहाँ पर लिखा गया अंडरलाइन कर लीजिए कि किडवन में एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि ऑक्सीशोषण में बहुत अधिक एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। बताओ फिर से, ऑक्सीशोषण में कितने एटीपी अणुओं का, 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। किडवन में NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सीशोषण में या तीव्र गति से होता है। इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिए। सही और गलत वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किडवन प्रोसेस स्लो है, ऑक्सीशोषण तेज है। अब आता है आपका एम्फीबोलिक पाथवे। चूंकि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, इसीलिए हम इसे एम्फीबोलिक पाथवे कहता है, उपापचयी पथ एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। देख लेते हैं कैसे। श्वसन के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज, माल्टोज, जितने भी लैक्टोज, कोई भी हैं कार्बोहाइड्रेट, वो पहले उपयोग में लाने से पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है, क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में। बताइए, इन्वर्टेज पढ़े थे ना। तो पहले कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी श्वसन में उपयोग हो सकते हैं, किंतु तब वे श्वसन के पहले चरण में उपयोग में नहीं आते। कि चित्र को देखिए, विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ उपयोग में आते हैं ये बताया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था कि श्वसन में कोई जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही आए क्रियाधार के रूप में। जो श्वसनी क्रियाधार मैंने आपको बताया था ना, श्वसनी क्रियाधार क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, वे पदार्थ जो श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण करते हैं। मैंने बताया था कि सामान्यतः या मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ही श्वसनी क्रियाधार के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा प्रोटीन और आपका वसा, कार्बनिक अम्ल, ये भी श्वसनीय आधार की तरह काम कर सकते हैं, उनसे भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो वही बताया गया है। देखो, मेन तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया। आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, पहले ग्लूकोज में, और फिर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, और फिर डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, फिर पायरुविक एसिड, और फिर एसिटिल को ए यानी TCA साइकिल, फिर आपका वही TCA यानी क्रेब्स साइकिल के दौरान CO2 और H2 का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका पढ़ा है आपने डिटेल में। अब आपको थोड़ी जानकारी लेनी है कि फैट के कैसे ऑक्सीकरण होता है और प्रोटीन का कैसे ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मिलती है। तो जो फैट है यानी वसा है, वो पहले टूटती है वसा अम्लों में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और इनसे बनता है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, हाँ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, यहाँ पर दिया नहीं, कुछ छूट गया। तो अब यहाँ आगे बताएंगे। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटते हैं और तब ये जाकर क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं। इनसे पहले एसिटिल समूह का निर्माण होता है और तब जाके क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होते हैं। सेम इसी तरीके से प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो एसिड में टूटते हैं और फिर अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड और फिर एसिटिल कोएंजाइम और क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करके NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यहाँ तो आपने पढ़ लिया। वसा सबसे पहले किस में टूटती है, अब यहाँ पर लाइन इंपॉर्टेंट है। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल में और वसीय अम्ल में टूटता है। यदि वसीय अम्ल श्वसन के उपयोग में आता है तो वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम किस में प्रवेश करता है, TCA में, यानी क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल अगर है तो ग्लिसरॉल पहले PGAL में परिवर्तित होता है और उसके बाद वो श्वसन पथ में प्रवेश करता है। अंडरलाइन कर लीजिए सब कुछ। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में प्रवेश करता है, तो आप क्या बताओगे, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड जाकर एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। तब वहाँ पर CO2 और H2 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे वसा किस प्रकार से प्रवेश करता है, तो बताएंगे पहले वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल में टूटता है और वसा अम्ल में टूटता है, तब वो श्वसन पथ में प्रवेश करता है। आपसे कोई पूछे कि वसा अम्ल श्वसन के उपयोग में आता है तो वो पहले किससे जुड़ता है, तो क्या बनता है, तो एसिटिल कोएंजाइम बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल अगर प्रवेश करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, PGAL में। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा
क्योंकि वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल विअमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करते हैं। चूंकि श्वसन के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, क्रियाधार टूट ही तो रहे हैं, प्रोटीन जिससे मिलकर बना था अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, उसी में टूट जाते हैं, तो क्रियाधार में टूटते हैं। अतः श्वसन प्रक्रिया परंपरागत क्या है? अपचयी प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है, किंतु आप क्या इसे ठीक समझते हैं? अभी देखो, अभी बताया जाएगा अपचयी की जगह पर अपचयी भी होते हैं, उपचयी भी होते हैं, यानी एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों होते हैं। ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वसा अम्ल जब श्वसन पथ में प्रवेश करता है तो किस में कन्वर्ट होता है? एसिटिल कोएंजाइम में। अभी आपने पढ़ा, इसके जगह पर वसा अम्ल की जगह पर अगर ग्लिसरॉल की बात की जाती है कि ग्लिसरॉल श्वसन पथ में प्रवेश करने से पहले किस में कन्वर्ट होता है, तो क्या बताएंगे? PGAL में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन अगर वसा अम्ल में श्वसन पथ में प्रवेश करना है तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है, अमीनो अम्ल के बाद अनेक चरणों में वो प्रवेश कर सकता है। ठीक, जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल कोएंजाइम को अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया काम करता है, विघटन की प्रक्रिया काम करता है। सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। यानी विखंडन को हम अपचय और संश्लेषण को हम उपचय कहते हैं। चूंकि श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसीलिए श्वसनीय पथ को हम क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। ठीक, ना कि उपचय पथ, क्योंकि यह अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेती है। तो इसको याद कर लीजिए कि श्वसन क्या होता है? श्वसन ना तो अपचयी है ना तो उपचयी है, क्या है? एम्फीबोलिक है, यानी दोनों पाए जाते हैं। अपचयी प्रक्रिया और उपचयी दोनों प्रक्रिया पाए जाते हैं। विखंडन भी होता है, संश्लेषण भी होता है। अब आता है आपका जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, वो है आपका श्वसनीय गुणांक से रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट अलग अलग अणुओं का अपना अलग अलग रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है, श्वसन गुणांक होता है। श्वसन गुणांक क्या होता है? तो श्वसन गुणांक बराबर होता है मुक्त हुई CO2 का आयतन, मुक्त हुई CO2 का आयतन बटा उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। अब ये क्या है? आओ देखो, जैसे कोई भी श्वसन का क्रिया होती है, जैसे श्वसन में हम क्या आपको बताएं, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 12H2O और ऊर्जा। तो यही आपका श्वसन का रिएक्शन है। तो श्वसन में कौन भाग ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट भाग ले रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन है? यहाँ पर ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। तो श्वसनीय क्रियाधार पर डिपेंड करता है कि श्वसन गुणांक कितना होगा। यहाँ पर हम श्वसनीय क्रियाधार के रूप में ग्लूकोज को लिए हैं, तो अगर हमें ग्लूकोज का श्वसनीय गुणांक निकालना हो तो हम क्या देखेंगे कि इस रिएक्शन में मुक्त हुई CO2 का आयतन, CO2 कितना है बटे उपयोग में लाई गई O2 का आयतन, यानी इस ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा है, उसी का हम भाग दे देंगे, हमारा रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट निकल आएगा। देखिए इसमें कितना CO2 मुक्त हो रहा है? CO2 मुक्त हो रहा है 6। कितना ऑक्सीजन उपयोग हो रहा है? 6 बटा 6 कितना आ जाएगा? 1। यानी हम बात करें अगर कि ग्लूकोज का श्वसनीय गुणांक कितना होता है, तो ग्लूकोज का श्वसनीय गुणांक कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है बात? अब जो क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया था वो था ट्राइपॉमिटीन के बारे में, ट्राइपॉमिटीन के बारे में, ट्राइपॉमिटीन। अब चलो ये तो था कि आपने बता लिया, ग्लूकोज की बात थी, ग्लूकोज की बात थी तो आपने बता लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी इजी था, आपने कर लिया। ट्राइपॉमिटीन का कैसे निकालोगे? नीट में सीधे दिया गया था कि ट्राइपॉमिटीन का श्वसन गुणांक बताइए। तो ट्राइपॉमिटीन का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ट्राइपॉमिटीन का फॉर्मूला कितना होता है? C51H98O6। भैया ये मुझे कोई रट्टा वाटा नहीं है, NCERT में था इसलिए मुझे याद है।
तो दुनिया भर का आपको कंपाउंड का नहीं याद करना है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है बस उतना ही पूछा जाएगा। ट्राइपॉमिटीन एनसीईआरटी में है, इसीलिए नीट में पूछा गया था। तो ट्राइपॉमिटीन का जो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा चलो, इनका श्वसन गुणांक भी एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन अगर वो कंपाउंड आपसे पूछ लें कि इस कंपाउंड का श्वसन गुणांक बताओ, जिसका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दे, वो एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, तब क्वेश्चन कैसे करोगे? ठीक है, तो अब तब आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसे कोई फॉर्मूला दे के पूछें कि इसका बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दें और पूछें कि इसका श्वसन गुणांक निकालिए, तो कैसे निकालोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? CXHYOZ प्लस x प्लस y/4 माइनस z/2 O2 गिव्स XCO2 प्लस y/2 H2O। हमें रिएक्शन पहले बनाना होगा, जब हम रिएक्शन बना ले जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि CO2 कितना मुक्त हुआ, O2 कितना मुक्त हुआ। अब इसका ये जो ट्राइपॉमिटीन है वो CO2 और O2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, श्वसन के दौरान। तो कितना होगा ये तो हम बता नहीं पाएंगे, रिएक्शन पूरा याद करना पड़ेगा। तो रिएक्शन ना याद करने से अच्छा है कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ये सभी पे लग जाएगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं तब भी आप इसको वहाँ पर प्लेस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एनसीईआरटी में सीधे ट्राइपॉमिटीन का और कार्बोहाइड्रेट का दिया गया तो आप बता सकते हो। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम ट्राइपॉमिटीन का श्वसन गुणांक निकालेंगे। देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी गई है? 51, ठीक है, f की वैल्यू 51, x मतलब 51। देखो y की वैल्यू कितनी दी गई है? y बराबर 98 दिया गया है। अच्छा z बराबर कितना दिया गया है? z बराबर 6 दिया गया है। अब देखो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? Cx है यानी C51, H98 और O6। अब हमें ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है तो इसी से निकल आएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए। x की वैल्यू कितनी दी गई है? 51 प्लस y/4 98/4 माइनस z/2, z कितना है? 6/2 O2 गिव्स XCO2, x कितना दिया गया है? 51 CO2 प्लस y/2 H2O। ठीक, अब इसको काट पीट लीजिए। 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 9 18, 49/2 और 2 3 6, कितना आएगा? 51 प्लस 49/2 माइनस 3 O2 gives 51 CO2 प्लस y/2 H2O। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 51 24.5 माइनस 3, तो माइनस 3 यहीं से घटा दीजिए, यानी 51 प्लस 21.5 जोड़ लीजिए, 5 और 1 1 2 5 2 7 72.5, यानी 7 दूना 14, 2 दूना 4, हाँ ठीक है 72.5। और यहाँ पर आपका CO2 51 आया है, रख दीजिए 51/72.5। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 51 72.5, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर एक 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब 7 7 49 होता है, तो आप 7 7 49, 7 का पहाड़ा रख दीजिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3, 17 के 7 हासिल 1, 7 7 49 1 50, 25 शेष बचेगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0.7 आ जाएगा। ये आपका होगा श्वसनीय गुणांक इसका 0.7, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखोगे तो जिस किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा आप उसका श्वसनीय गुणांक निकाल सकते हो, चाहे आपको रिएक्शन याद है और चाहे नहीं याद है।
तो ट्राइप्रोमेटीन का पूछा गया था, यहाँ पर मैंने करा दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो वहाँ पर रिएक्शन में दुगुना किया गया है, इसलिए वहाँ पर CO2 और O2 का जो वैल्यू है वो चेंज है, लेकिन श्वसनीय गुणांक वही आएगा। देख लो, यह आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का श्वसनीय गुणांक 1 आया, और उसके बाद आपका ट्राइप्रोमेटीन का जो कि एक वसा है, तो वसा श्वसन में प्रयुक्त होती है तो श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, ये याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का श्वसनीय गुणांक 1 होता है, वसा का 1 से कम होगा। वसा अम्ल ट्राइप्रोमेटीन के बारे में हम बात करें तो ट्राइप्रोमेटीन का ये फार्मूला होता है, चूँकि ये जो कंप्लीट रिएक्शन है अगर हम बैलेंस करेंगे तो आगे 2 रखना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन बैलेंस होगा। तो ये बैलेंस करके यहाँ पर निकाले हैं तो भी वैल्यू उतनी ही आई है, और चाहे आप बैलेंस ना करो, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ फार्मूला दिया गया है C51H98O6, और जो फार्मूला मैंने बताया था CXHYOZ वाला, उसी से आप इसका वैल्यू निकालोगे तो भी इसका श्वसनीय गुणांक 0.7 ही आएगा। ठीक, तो आपको रिएक्शन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब हम अगर बात करें प्रोटीन का, अगर प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्य करे तब ये कितना आता है, 0.9 के लगभग आता है। तो अभी आपने क्या याद रखा, कार्बोहाइड्रेट का श्वसनीय गुणांक कितना होता है 1, वसा का 0.7 से कम, या 0.7 या 0.7 से कम, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का 1 हो गया, वसा का हो गया 1 से कम, और प्रोटीन का लगभग 0.9। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। यहाँ यह जानना अति आवश्यक है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होता है। सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होता है, किंतु शुद्ध प्रोटीन वसा श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। बस ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका पूरी तरीके से अध्याय समाप्त। अब इसके बाद आता है आपका पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।